जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं उपेंद्र सर, केमिस्ट्री फैकल्टी। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे SBTS टेस्ट 15 का, जिसमें 46 से लेकर के 68 क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा और 69 से लेकर के 90 क्वेश्चन रवि उत्तम सर डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो जो हमारा मिशन है, हम सभी लोगों का जो मिशन क्या है आपका, अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। हमारे आदरणीय डॉक्टर SP सिंह सर के मुहिम के तहत इसको हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं और आगे भी हम लोग कंटिन्यू करते रहेंगे। तो चलिए सर देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन है। आइए देखिए कौन सा क्वेश्चन है। 46 की बात करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेज विल गिव मैक्सिमम मोल ऑफ AgCl when treated with excess of aqueous solution of AgNO3। तो देखिए क्या दिया हुआ इसमें है। इसमें आपसे पूछा गया मैक्सिमम, ये देखो पूछा गया AgNO3 के साथ अगर हम लोग रिएक्शन कराएंगे तो AgCl का प्रेसिपिटेट मिल रहा है, तो किसमें मैक्सिमम प्रेसिपिटेट मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या करें हम लोग, अगर हम लोग क्या करें यहाँ पे क्या करें, देखो यहाँ पे AgNO3 के साथ रिएक्शन करा दें। AgNO3 यहाँ पर भी हम लोग करा दें AgNO3। तो देखो जहाँ पे मैक्सिमम नंबर आप देखो, अगर हम लोग रिएक्शन करवाए हैं तो देखो इसको बड़े ब्रैकेट के बाहर क्या है, 2 सोडियम है, लेकिन यहाँ Cl तो है नहीं, तो AgCl का प्रेसिपिटेट तो मिलेगा ही नहीं, तो यहाँ तो प्रेसिपिटेट हमारा मिलेगा ही नहीं। यहाँ बात करें तो देखो Cl तो है नहीं, तो यहाँ पर भी हमारा प्रेसिपिटेट नहीं मिलेगा। यहाँ पे देखो यहाँ पे 2 Cl है, तो यहाँ पे 2 Cl मतलब क्या होगा आपका 2 AgCl का प्रेसिपिटेट मिल जाएगा। क्या बनेगा आपका 2 AgCl का प्रेसिपिटेट आपका मिल जाएगा। लेकिन अगर हम लोग बात करें फोर्थ ऑप्शन की, तो देखो यहाँ पे क्या है 3, देखो Cl3 है, इसका मतलब क्या होगा आपका 3 AgCl का प्रेसिपिटेट मिल जाएगा। यही प्रेसिपिटेट आपका क्या होगा आपका, देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 0 0 हो जाएगा। इसका मतलब हम लोग क्या करें, यहीं पे इसमें हम लोग क्या करें 2 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ जो हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा ना CrH2O, और क्या होगा आपका 6, और यहाँ लिख देंगे हम लोग क्या NO3 होल थ्रायस प्लस क्या होगा आपका 3 AgCl का प्रेसिपिटेट मिल जाएगा। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रेसिपिटेट कहाँ मिलेगा आपका फोर्थ में, तो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए भैया अब हम लोग आगे बात करते हैं 47 क्वेश्चन की। देखिए क्या दिया हुआ आपका है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेयर ऑफ डायामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्सेज। तो डायामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्सेज उसको बोलते हैं, जैसे हम बोले आपसे क्या कि अगर सेंट्रल मेटल एटम से स्ट्रांग लिगेंड जुड़े हुए होंगे तो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करेंगे, और अगर डी सबसेल में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डायामैग्नेटिक बोलते हैं। तो देखिए कोबाल्ट, यहाँ अमोनिया कोबाल्ट के साथ स्ट्रांग लिगेंड की तरह बिहेव करेगा, तो जब स्ट्रांग लिगेंड की तरह बिहेव करेगा ना, तो देखो यहाँ पे जब इसका हम लोग निकालेंगे क्या ऑक्सीडेशन नंबर, तो यहाँ पे देखो प्लस का 3 आएगा, और यहाँ पे निकालेंगे आयरन का, तो यहाँ पर देखो कितना आएगा, प्लस का 2 आ जाएगा। तो अगर हम लोग देखो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना होता है 27, और अगर प्लस का 3 चार्ज आए तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, क्या देखो हम लोग लिखते हैं आर्गन 18 और 3D7 4s2, लेकिन 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो यहाँ से 2 और यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका आर्गन 18 और 3D6 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अमोनिया के साथ क्या स्ट्रांग जब लिगेंड की तरह बिहेव करेगा ना, तो देखो यहाँ पे हम लोग T2G और Eg के माध्यम से देखेंगे, तो देखो यहाँ पे क्या होगा आपका T2G और Eg क्या, तो यहाँ पे देखो 6 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका T2G और यहाँ पे क्या होगा आपका Eg। तो देखो यहाँ पे क्या होगा आपका पेयरिंग हो जाएगी, क्यों, क्योंकि स्ट्रांग लिगेंड की तरह बिहेव करेगा, तो यहाँ पे क्या सभी पेयर्ड हो जाएंगे, और यहाँ पे जो 3D है ना, ये क्या है, इसमें 2 सबसेल क्या हो जाएंगे, खाली रहेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे 4s और बात करेंगे हम लोग 4p का। तो देखो यहाँ पे 3D है, यहाँ क्या है 4s और यहाँ पे क्या होगा 4p। इसका मतलब यहाँ पे कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, और इसका जब हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका D2sp3 हो जाएगा। और अगर हम लोग बात करेंगे D2sp3 होगा तो पूछा जाएगा कि इसका शेप और ज्योमेट्री क्या होगा, तो यहाँ पे शेप और ज्योमेट्री दोनों की बात करेंगे तो क्या होगा आपका ऑक्टाहेड्रल। ठीक है ना, क्या होगा भैया ऑक्टाहेड्रल। यहाँ पे Cn भी क्या है, स्ट्रांग लिगेंड है, स्ट्रांग लिगेंड आपका है। तो जब इसका हम लोग देखेंगे तो आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 26 होता है, यहाँ पे प्लस का 2 चार्ज आ गया, आर्गन 18 और यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग 3D6 और 4s2 से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए। तो देखो यहाँ पर भी हम लोग वही काम होगा, हम लोग का क्या
T2G और EG के हम लोग माध्यम से देखते हैं। तो देखो T2G यहाँ पे स्ट्रांग लिगेंड है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा आपका सभी पेयरिंग इलेक्ट्रॉन हो जाए, पेयरिंग ऑर्बिटल हो जाएंगे। और यहाँ पे क्या होगा आपका T2G और यहाँ पे क्या होगा आपका EG, ये क्या है आपका 3D, फिर लिखेंगे हम लोग 4s और आपका 4p। तो यहाँ 4s और लिखेंगे हम लोग क्या 4p। तो देखो यहाँ पे कितने लिगेंड्स है 6 हैं। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब यहाँ पर भी जो हमारा हाइब्रिडाइजेशन होगा D2sp3 हो जाएगा। और जब D2sp3 होगा तो क्या होगा आपका ऑक्टाहेड्रल। और यहाँ पर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो इसको हम लोग क्या कहते हैं बताइए आप लोग? बोलते हैं डायामैग्नेटिक। क्या बोलते हैं भैया? डायामैग्नेटिक। तो यही जो हमारा पेयरिंग जो है आपका है करेक्ट आंसर हो जाएगा, और दोनों क्या होंगे आपके डायामैग्नेटिक हो जाएंगे। ठीक, यहाँ पे देखो यहाँ पे फ्लोरीन है ना, तो फ्लोरीन क्या है आपका वीक लिगेंड है। तो वीक लिगेंड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं करेंगे तो पैरामैग्नेटिक हो जाएंगे, ये भी पैरामैग्नेटिक हो जाएगा और ये भी पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। लेकिन इनकी बात करेंगे तो सब क्या होंगे? डायामैग्नेटिक हो जाएंगे। ठीक है ना, तो यही जो फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 48 देखो क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट एक्ट एज ए लिगेंड। कौन लिगेंड्स की तरह बिहेव नहीं करेगा? तो देखो हम लोग यहाँ पे जो आपका दिया हुआ BF3, यही आपका क्या होगा बोरान ट्राइफ्लोराइड है, यही लिगेंड की तरह बिहेव नहीं करता है। और अगर हम लोग बात करें अमोनिया का, NO+ का, CN- का, ये तीनों क्या होते हैं? लिगेंड की तरह बिहेव करते हैं। और ये तीनों क्या होते हैं? मोनोडेंटेड या बोलेंगे हम लोग यूनिडेंटेड लिगेंड्स होते हैं। ठीक है ना। EN क्या होता है? बाईडेंटेड होता है, अभी जानते हैं। EDTA-4 क्या होता है? हेक्साडेंटेड लिगेंड होता है। तो ये सब चीज़ें आपको याद होना चाहिए। चलिए अब हम लोग बात करते हैं 49 क्वेश्चन का। देखिए क्या दिया हुआ है, यहाँ पे मैचिंग करना है। तो मैचिंग में यहाँ पे कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला क्या होता है। तो मैग्नेटिक मोमेंट की बात करें तो जिसको हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका फार्मूला क्या होता है? N+2 क्या होता है? बोर मैग्नेटान होता है। यहाँ जो हमारा N होता है नंबर ऑफ क्या होगा आपका? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। तो बस यहाँ पे देख लीजिए FeCN6-3 है। तो यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? +3 होगा। और जब +3 हुआ तो यहाँ हम देखेंगे कि जब आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 26। और जब आयरन पे +3 चार्ज आएगा तो हम लोग लिखते हैं आर्गन 18। और यहाँ पे क्या होगा आपका 3D, यहाँ पे क्या होगा आपका 3D 6 और 4s2। तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो बचेगा क्या हमारा? आर्गन 18 और 3D 5। लेकिन यहाँ पे CN क्या है? स्ट्रांग लिगेंड है। जब स्ट्रांग लिगेंड होगा तो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कर देगा, और जब इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करेगा तो देख सकते हैं आप यहाँ पे क्या होगा आपका? यहाँ पे T2G और EG वाला वही कॉन्सेप्ट हम लोग अपनाएंगे। तो यहाँ पे देखो क्या होगा आपका? यहाँ पे 1 2 3 4 और क्या होगा आपका 5। तो देखो यहाँ पे क्या है? 3D 5, तो 5 था आपका, तो 1 2 3 4 5। तो यहाँ देखो क्या होगा आपका? एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बच जाएंगे। मतलब इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा आपका? 1.732। आपका ये क्या होगा आपका? 4th यहाँ पे आंसर आ जाएगा। फर्स्ट क्या होगा आपका? 4th। यहाँ CuF6-3 की बात करेंगे तो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 27। और जब इसका हम लोग क्या ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा? +3 चार्ज आ जाएगा। और अगर +3 चार्ज आएगा तो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 27। और इस पर अगर +3 चार्ज आएगा तो आर्गन 18 और 3D7 और 4s2 हम लोग लिखते हैं। +3 चार्ज मतलब यहाँ से 2 और यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो आर्गन का 18 और 3D6 हो जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ बात करेंगे F वीक लिगेंड है, और जब वीक लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करेगा नहीं, और जब इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं करेगा तो क्या है आपका? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। तो वही आपका T2G और EG के माध्यम से हम लोग देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा आपका? 6 है, तो 1 2 3 4 5 और 6। तो देखो कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे? 1 2 3। देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात पूछ रहा है आपसे, तो यहाँ पे देखो कितना होगा आपका? 3D6 और 4s2, तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। कितने होंगे? 4 हो जाएंगे। तो देख सकते हैं क्या फर्स्ट का क्या होगा आपका? 4th, और सेकेंड का क्या होगा आपका? 4.89 या 4.90 बोलते हैं हम लोग हैं। तो यहाँ पे देखो यही एक ऑप्शन हमारा है, 4th इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। तो 49 का आंसर क्या होगा हमारा? 4th इज द करेक्ट आंसर।
अब हम लोग बात करते हैं 50 क्वेश्चन की। देखिए 50 क्वेश्चन पे क्या दिया हुआ है, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इन FeCN6-4। तो देखो यहाँ पे एक कम्प्लेक्स कंपाउंड है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर पूछ रहा है। तो देखो हम लोग निकाल रहे हैं x प्लस एक साइनाइड पे एक -1 चार्ज होता है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 6 × -1 इज इक्वल टू जो भी चार्ज होगा उसको हम लोग वैसे ही लिख देते हैं। तो यहाँ पे x -6 इज इक्वल टू -4, x इज इक्वल टू -4 और इधर जाएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा, x इज इक्वल टू कितना आएगा प्लस का 2, और यही हमारा क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा प्लस का 2। यही क्वेश्चन पूछ देता है आपसे क्या कि बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर जितने लिगेंड्स होते हैं वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो पूछ देता है आपसे क्या कोऑर्डिनेशन नंबर, पूछता है आपसे कोऑर्डिनेशन नंबर, तो हम लोग बोलते कितना होता है आपका 6 हो जाता है। ठीक है ना, जितने नंबर ऑफ लिगेंड वही उसका क्या होते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं। ठीक है ना, आइए बात करते हैं हम लोग है 51 क्वेश्चन का। देखो क्या पूछा गया आपसे, देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर तो पूछ दिया आपसे, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ आयरन इन FeC2O4 -3 में। तो देखो C2O4 क्या होता है, इसको बोलते हैं ऑक्जेलेट आयन बोलते हैं, और ऑक्जेलेट आयन क्या होता है बाइडेंटेट लिगेंड होता है। यहाँ पे अगर हम लोग आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालें तो देखो कैसे निकलेगा, x +3 × -2, क्योंकि ये बाइडेंटेड लिगेंड होता है, इज इक्वल टू -3, x -6 इज इक्वल टू क्या होगा -3, x इज इक्वल टू क्या होगा -3 और प्लस का 6, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा प्लस का 3। ये हमारा हुआ क्या ऑक्सीडेशन नंबर, क्या हुआ आपका ऑक्सीडेशन नंबर। और पूछ रहा है आपसे क्या कोऑर्डिनेशन नंबर, तो कोऑर्डिनेशन नंबर में C2O4 क्या है आपका बाइडेंटेड लिगेंड है, तो यहाँ पे पूछा जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोग कैसे निकालेंगे, यहाँ पे क्या हो देखो 3 है, तो 3 इंटू क्या कर देंगे 2, तो कितना आ जाएगा 6, यही इसका क्या हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा आपका। तो कौन सा आंसर होगा आपका 4th इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अब हम लोग बात करने जा रहे हैं यहाँ पे 52 का। देखिए क्या दिया है 52 में, देखो ये आपका क्या दिया हुआ आपका है हेक्सा एक्वा टाइटेनियम थर्ड क्लोराइड। ये कैसे क्या IPSC नेम लिखा हुआ है, पूछ रहा है रिप्रेजेंटेज एट, इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले सेंट्रल मेटल एटम क्या है। तो देखो टाइटेनियम है, अगर टाइटेनियम इसका मतलब टाइटेनियम पॉजिटिव चार्ज में है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे Ti लिख देते हैं Ti। अब यहाँ पे फिर उसके बाद लिखेंगे लिगेंड्स कौन सा है, देखो एक्वा दिया हुआ है, तो हेक्सा एक्वा मतलब 6 हो जाएंगे, तो H2O क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद थर्ड क्लोराइड है, इसका मतलब क्लोरीन कितने होंगे आपके 3rd हो जाएंगे, तो यही हमारा क्या होगा आपका हेक्सा एक्वा टाइटेनियम थर्ड क्लोराइड। इसको हम लोग ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन सा आंसर होगा आपका 1st इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए भैया अब हम लोग बात करते हैं 53 क्वेश्चन की बात करें। तो देखो 53 में क्या पूछा गया है, द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द कॉम्प्लेक्स आयन CONH3+3। तो देखो क्या पूछा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो देखो भैया अब फिर अभी हमने आपसे पहले बताया था अभी कि क्या अमोनिया कोबाल्ट के साथ क्या करता है स्ट्रांग लिगेंड की तरह बिहेव करता है। स्ट्रांग लिगेंड की तरह जब बिहेव करेगा तो सबसे पहले हम लोग देखें यहाँ पे कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा। तो देखो यहाँ पे अमोनिया का, हाँ एक पॉइंट और आप लोग याद कर लीजिएगा कि अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के साथ अमोनिया आ जाए, कार्बन मोनोऑक्साइड CO आ जाए, H2O आ जाए और आपका EN आ जाए, अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के साथ होते हैं तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है 0 होता है। ये आप याद कर लीजिएगा, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा 0। तो इसका तो 0 हो गया, तो यहाँ इसका मतलब जो बोल दें कोबाल्ट को बात करेंगे तो इस पर चार्ज कितना आएगा प्लस का 3 चार्ज आ जाएगा। अब देखिए यहाँ देखिए हम लोग कोबाल्ट पे प्लस का 3 चार्ज है, 27 होता है यहाँ पे, तो हम लोग लिखेंगे आर्गन 18 3D7 एंड 4s2, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, तो क्या होगा आपका आर्गन 18 और 3D6 आपका बच गया। अब पूछा गया क्या अगर स्ट्रांग लिगेंड है, तो हम लोग देखेंगे T2G और EG के माध्यम से देखते हैं हम लोग हैं। तो देखो भैया
यहाँ पे क्या है 6 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे क्या है 3d है, तो 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब क्या T2g और Eg की बात करेंगे तो इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे 0। तो यहाँ पे क्या होगा आपका 3d में देखो कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो आप बोलेंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो क्या होगा आपका आंसर, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए सर अब हम लोग बात करते हैं 54 की। देखो क्या दिया हुआ आपका है, आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेशन स्फीयर इन द कॉम्प्लेक्स। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर की बात किया गया है। तो देखो अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर की बात करेंगे ना, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है, देखो ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होगा, तो देखो जो बड़े ब्रैकेट के अंदर, देखो हम लोग ऐसे बोले बड़े ब्रैकेट के अंदर की बात करेंगे तो ये क्या होता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है। और यहाँ पे क्या आयरन क्या होगा आपका, सेंट्रल मेटल एटम होता है, Cn क्या है, लिगेंड्स है, और 6 क्या है, लिगेंड्स के नंबर है, और पोटेशियम क्या है, काउंटर आयन होगा आपका। ठीक है ना। तो अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर पूछ रहा है ना, तो देखो क्या बोल रहा है आपसे K+, Fe+2 और Cn-। तो देखो आपका क्या होगा, आपको क्या होंगे, काउंटर आयन होंगे। लेकिन कोऑर्डिनेशन स्फीयर की बात करेंगे तो FeCN6-4 हो जाएगा। और इसको अगर हम लोग डिसोसिएट करते हैं ना, तो देखो कैसे डिसोसिएट होगा आपका, 4K+ हो जाएगा, और प्लस क्या होगा आपका FeCN6-4 हो जाएगा। तो यही हम लोग क्या होंगे बोलेंगे, इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर आपका यही हो जाएगा। ठीक है ना। तो 54 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, थर्ड इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आइए बात करते हैं 55 का। देखिए क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स हैज कॉपर इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। पूछ रहा है कि कौन सा इसमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कॉपर में +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। तो देखो भैया यहाँ पे H2O का तो 0 होता है, पूरा 0 हो जाएगा, कॉपर पे प्लस का 2 चार्ज हो गया, 2 भी चार्ज वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर। Cn पे 1 -1 चार्ज होता है, -4 -3, यहाँ पे कितना होगा +1। यहाँ देखो अमोनिया का 0 होता है, यहाँ कॉपर पे प्लस का 2 चार्ज आ जाएगा। पूछा है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो यही क्या होगा आपका सेकेंड इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इसी पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा आपका +1 आएगा। आइए हम लोग बात करते हैं 56 का। देखो क्या दिया हुआ है, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। 2 स्टेटमेंट हमारे दिए हुए हैं। क्या क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ देखिए CONH3 इज कॉल्ड एन आउटर ऑर्बिटल और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। अगर मान लीजिए क्या बोला जाएगा, आउटर या हाई स्पिन का मतलब यही होता है कि अगर हम लोग क्या बोलेंगे कि 4D का अगर हम लोग सबसेल यूज कर रहे हैं तो बोलेंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और अगर 3D का हम लोग यूज कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ठीक है ना। और बोलते हैं हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या होगा आपका, यहाँ अमोनिया कोबाल्ट के साथ जब स्ट्रांग लिगेंड की तरह बिहेव करेगा ना, तो यहाँ पे इनर ऑर्बिटल से यूज होता है। जब इनर ऑर्बिटल से यूज होता है ना, तो ये हम लोग देखेंगे ना, तो यही बात फिर से क्या होगा, कोबाल्ट में यहाँ निकालेंगे +3 चार्ज आएगा, और यहाँ पे आर्गन 18 और क्या होगा आपका 3D 6 हो जाएगा। और जब हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो आपका क्या यहाँ देख सकते हैं आप, T2G और Eg के माध्यम से देखेंगे तो यहाँ क्या होगा आपका T2G, और यहाँ पे क्या होगा आपका Eg। और जब स्ट्रांग लिगेंड की तरह बिहेव करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, सभी आपकी पेयरिंग में आ जाएंगे। और जब सभी पेयरिंग में होंगे तो क्या होगा आपका, ये 3D का होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे तो 4S का हो जाएगा, और उसके बाद देखेंगे हम लोग तो क्या होगा आपका 4P का हो जाएगा। और जब हम लोग देख रहे हैं तो इनर ऑर्बिटल की बात करेंगे तो कौन कौन से सब सेल को यूज कर रहे हैं, तो देखो भैया 3D के 2 यूज कर रहे हैं, एक S का और P के 3 यूज कर रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा आपका D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, और अगर D2fe3 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो क्या होगा आपका ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा। क्या होगा भैया, ऑक्टाहेड्रल शेप और ज्योमेट्री हो जाएगी। मतलब क्या बोलेंगे, इनर सेल को यूज किया है तो आउटर तो होगा नहीं, ये हमारा गलत हो गया। ठीक। और पूछा गया इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, D2sp3, ये तो आपका एकदम सही है। मतलब कि स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है, इनकरेक्ट, और स्टेटमेंट सेकंड क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो हमारा सेकंड इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है भैया, बोलिए। तो 56 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, सेकंड इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलो भैया बात करते हैं 57। देखो क्या दिया हुआ है,
न्यूट्रल लिगेंड एमंग द फॉलोइंग इज। तो न्यूट्रल लिगेंड किसके होते हैं, जिसके ऊपर कोई चार्ज ना हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूट्रल लिगेंड बोलते हैं। तो देखो क्या दिया है, इथाइलिन डाईएमीन टेट्रा एसीटेट आयन। इसका मतलब क्या हुआ, EDTA-4, EDTA-4 इसे हम लोग बोलते हैं हेक्साडेंटेट लिगेंड। तो इस पर तो चार्ज हो गया आपका, इसकी डेंटिसिटी क्या होती है, 6 होती है। ऑक्जिलेट की बात करें तो क्या होगा आपका, C2O4-2 होगा, ये बाईडेंटेट लिगेंड होता है। एथेन 1,2 डाईएमीन EN, यही क्या होता है, न्यूट्रल क्या होता है आपका लिगेंड्स होते हैं, क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। क्लोराइड आयन की बात करेंगे तो Cl-, इस पर भी एक चार्ज होगा। इसका मतलब यही थर्ड इधर क्या होगा आपका, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ऑक्जिलेट आयन बाईडेंटेट लिगेंड, Cl- मोनोडेंटेट लिगेंड, EN भी क्या होता है, बाईडेंटेट डाईडेंटेट लिगेंड या बाईडेंटेट लिगेंड हम लोग बोलते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, EDTA-4 हेक्साडेंटेट लिगेंड्स आपका होता है, याद रखिएगा। लेकिन न्यूट्रल की बात करेंगे तो क्या होगा आपका, थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आपसे पूछा गया 58 में, देखो क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स ओनली 25% मोल ऑफ AgCl व्हेन रिएक्ट विथ AgNO3। इसका मतलब सर क्या हुआ कि अगर 25% AgCl की बात कर रहे हैं, इसका मतलब 1/4 ऑफ क्या होगा आपका Cl-, मतलब 4 Cl है, तो इसमें एक ही Cl यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, ओनली दे रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे अगर बात करें हम लोग, तो यहाँ कौन सा ऐसा है जो क्या आपका एक ही Cl आपका मिलेगा। तो बताओ भैया यहाँ पे क्या आंसर होना चाहिए। तो देखो भैया, अगर हम लोग बात करेंगे यहीं पे ना, तो आपका यहाँ पे देखें तो देखिए, अगर हम लोग बनाएं यहाँ पे क्या विथ AgNO3 के साथ, तो यहाँ देखो 4 और 2 6, ये तो प्लेटिनम 4 है। तो यहाँ पे क्या, अगर प्लेटिनम की बात करेंगे तो प्लेटिनम यहाँ देखो 5 1 6 3 हो जाएंगे, यहाँ 4 और 2 6, ठीक, यहाँ देखो 3 और यहाँ पे क्या 3 6। तो देखो यहाँ अगर देखा जाए तो PTNH3 और यहाँ पे क्या होगा आपका 3 Cl3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका क्या Cl। तो यहाँ अगर हम लोग देखते हैं ना, तो यहाँ अगर बन रहा है जो हमारा बनेगा, तो यहाँ आप देखेंगे कि अगर ये बन रहा है ना, तो क्या होना चाहिए। तो अगर हम लोग देखेंगे यहीं पे, तो बताओ भैया 58 में अगर देखा जाएगा तो आप बताइएगा कि 58 का आंसर 4th इसलिए होगा क्योंकि जब इसका हम लोग कॉम्प्लेक्स बनाएंगे ना, तो यहाँ देखो एक ही Cl आपका क्या है, आउटर में है। तो अगर हम लोग देखेंगे तो देखो 1/4 Cl- क्या होगा आपका, यही Cl जो होगा, तो 25% AgCl के साथ रिएक्शन कराएगा। इसका मतलब अगर हम लोग AgNO3 के साथ रिएक्शन कराएं तो यहाँ पे क्या होगा आपका PTNH3, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 3Cl3 और यहाँ पे क्या होगा NO3 और क्या होगा आपका AgCl का, यही आपका एक प्रेसिपिटेट आपको मिलेगा। ठीक है ना, बोलिए। तो यहाँ पे क्या होगा, 4th इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ देखेंगे तो कोई आपका बाहर नहीं जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा आपका एक भी AgCl नहीं मिला। यहाँ अगर हम लोग बनाते हैं, देखो यहाँ पे कम्प्लेक्स बना दें तो वो कैसे बनेगा, PTNH3 यहाँ पे क्या होगा 4 और Cl2। देखो बड़े ब्रैकेट के बाहर कोई भी Cl नहीं है, तो कोई भी AgCl का प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा। यहाँ अगर हम लोग बात करें तो PTNH3 और यहाँ पे क्या लिख दिया हम लोग 5, यहाँ Cl, तो Cl2 2 आपके बाहर निकलेंगे और Cl2 2 बाहर निकलेंगे तो 2 AgCl का प्रेसिपिटेट मिलेगा। यहाँ अगर हम लोग बात करते हैं ना, तो देखो भैया PTNH3 यहाँ कितना दिया है 4 और यहाँ पे क्या होगा आपका Cl2, और अगर Cl2 है तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका 2, देखो यहाँ पे तो 4 और 2 6, ये भी क्या होगा आपका, ये भी कोई प्रेसिपिटेट आपको नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या होगा आपका, यही होगा जो एक प्रेसिपिटेट आपका मिलेगा AgCl का। ठीक है ना, चलिए सर अब हम लोग बात करते हैं 59 क्वेश्चन की। देखो क्या दिया, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एंड द शेप ऑफ CrNH3 6+3 कम्प्लेक्स आयन R। तो देखो भैया इसका मैग्नेटिक पूछ रहा है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी या मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, किस प्रॉपर्टी को शो करेगा, डायामैग्नेटिक या हमारा पैरामैग्नेटिक। ठीक है ना, तो आओ भैया देखते हैं क्या हुआ यहाँ पे। यहाँ देखें तो यहाँ पे क्रोमियम का सबसे पहले हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालें, इसका 0 होता है तो जो ही भी चार्ज होगा वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा।
इसका मतलब क्रोमियम पे प्लस का 3 चार्ज आएगा, और जब इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो आर्गन का 18 और लिखेंगे को प्लस का 3 चार्ज 3d5 4s1, तो क्या होगा आपका 3d3 हो जाएगा। ठीक, जब 3d3 होगा और कोबाल्ट अमोनिया के साथ स्ट्रांग लिगेंड, लेकिन यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है ही हैं, तो यहाँ पेयरिंग करने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। इसका मतलब सर क्या होगा आपका, यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे T2G और EG का हम लोग कंसेप्ट लगाएं ना, तो इसको बोलते हैं T2G और इसको बोलेंगे हम लोग EG बोलते हैं। अब यहाँ पे देखो 3 ही इलेक्ट्रॉन है जो पेयरिंग तो करेंगे नहीं। इसका मतलब क्या होगा आपका यहाँ पे, और क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे S और P के लिए हम लोग बात कर दें तो यहाँ पे क्या होगा आपका, ये 3D का है, ये किसका भैया है 3D का है, ये क्या है 4S का है, और ये हमारा क्या है 4P का है। तो देखो यहाँ पे जब इसका हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो 1 2 3 4 5 6 लिगेंड है, तो 6 ऑर्बिटल को यूज करेंगे। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा D2sp3, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। क्या बोलेंगे भैया, ऑक्टाहेड्रल बोलेंगे। अगर मैग्नेटिक मोमेंट की बात पूछा जाए आपसे तो क्या होगा आपका यहाँ पे 3.85 बोर मैग्नेटॉन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पे 3 हैं, तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा 3.85 हो जाएगा। ठीक, तो ये क्या होंगे भैया पैरा मैग्नेटिक हो जाएंगे। क्या होंगे, पैरा मैग्नेटिक हो जाएंगे। क्या होंगे, पैरा मैग्नेटिक हो जाएंगे। और कैसा होगा, ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा। तो यही देखो पैरा मैग्नेटिक टेट्राहेड्रल नहीं, पैरा मैग्नेटिक ऑक्टाहेड्रल फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। तो बताओ भैया 59 का आंसर क्या होगा हमारा, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर आपका होगा। ठीक है, चलो भैया अब हम लोग बात करते हैं 60 क्वेश्चन की। देखो क्या दिया हुआ आपका, द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी फॉर CuCl6-4 इज 18,000 सेंटीमीटर इनवर्स। द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी फॉर CuCl4-2 विल बी। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है डेल्टा टेट्राहेड्रल इज इक्वल टू डेल्टा टेट्राहेड्रल इज इक्वल टू 4/9 इंटू डेल्टा ऑक्टाहेड्रल। ये एक फार्मूला होता है, इसको आप लर्न कर लीजिएगा। अब डेल्टा टेट्राहेड्रल ये पूछ रहा आपसे है, ठीक ना, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, ये 4th है तो टेट्राहेड्रल की बात करेंगे, ये 6 है तो ऑक्टाहेड्रल की बात करेंगे। तो यहाँ देखो 4/9 इंटू क्या दिया है 18000, काट दीजिए तो कितना आ जाएगा 2000 और कितना आ जाएगा आपका 8000 सेंटीमीटर इनवर्स। तो 2 चौका 8, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 4th इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है ना, तो 60 का आंसर क्या होगा बताओ भैया, आपका 4th आंसर आपका हो जाएगा। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं 61 का। देखो क्या दिया है, द पेयर ऑफ CONH3 S ब्रैकेट बंद SO4 एंड CONH3 विल शो। तो देखो भैया यहाँ अगर हम लोग बात करें तो यहाँ क्या है, नाइट्रेट आयन है बड़े ब्रैकेट के अंदर, यहाँ क्या आ गया आपका सल्फेट आयन हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे अंदर बाहर क्या होगा आपका लिगेंड का एक्सचेंज होगा, और अगर अंदर बाहर लिगेंड का एक्सचेंज हो रहा है तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। क्या बोलते हैं, आयन का एक्सचेंज हो रहा तो बोलेंगे आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। अगर यहीं देखता आपसे क्या, यहीं पे क्या बोलता है आपसे NO3 माइनस किस में चेंज हो जाता है आपका NO2 और माइनस किस में चेंज हो जाता है आपका ONO माइनस में, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं लिंकेज आइसोमेरिज्म। देखो यहाँ पे इसमें कौन डोनेट कर रहा है, नाइट्रोजन अपना लोन पेयर सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट कर रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन अपना सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट कर रहा है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, ये क्या होगा आपका लिंकेज आइसोमेरिज्म। हाइड्रेट आइसोमेरिज्म क्या होता है, जब वाटर का एक्सचेंज होता है अंदर बाहर तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं हाइड्रेट आइसोमेरिज्म कहते हैं। और कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म क्या होता है, जब लिगेंड्स ही चेंज हो जाए, यहाँ पे देखो अमोनिया यहाँ पे कुछ और होता है, ये अगर एक्सचेंज हो जाते तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग यहाँ पे कोऑर्डिनेशन या कोऑर्डिनेट आइसोमेरिज्म। ठीक है ना, तो यहाँ आंसर क्या होगा आपका आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है भैया, चलो यहाँ एक और देख सकते थे हम लोग, CN माइनस किस में चेंज हो जाता है आपका
C- में। तो ये भी क्या होता है आपका लिंकेज आइसोमेरिज्म। चलो भैया बात करते हैं 62 का। देखो क्या दिया, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट हमारे दिए हुए हैं। क्या असर्शन रीजन की बात करेंगे, देखो क्या दिया हुआ आपका, अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ड्यूरिंग ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन द d ऑर्बिटल स्प्लिट एंड फॉर्म टू साइड ऑफ ऑर्बिटल्स T2g एंड EG। तो बताओ भैया अगर आपसे पूछा जाए तो बताओ यहाँ पे क्या, अगर d ऑर्बिटल की बात करेंगे स्प्लिट कर रहा है तो T2g एंड EG, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है T2g एंड EG होता है। और अभी हमने बताया था कि अगर T2g और EG की बात करेंगे तो आपका ऐसे ही हो जाएगा, आपका यहाँ पे T2g हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा आपका EG हो जाएगा। चलो भैया स्प्लिटिंग ऑफ d ऑर्बिटल्स अकर्स ओनली इन द केस ऑफ स्ट्रांग फील्ड लिगेंड। क्या पूछ रहा है, स्प्लिटिंग ऑफ d ऑर्बिटल्स। अच्छा स्प्लिटिंग ऑफ d ऑर्बिटल नहीं बोलेंगे, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो स्प्लिटिंग ऑफ पेयरिंग ऑफ क्या होगा आपका, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो तभी तो देखेंगे अगर इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगा तभी स्ट्रांग फील्ड लिगेंड होगा, और अगर मान लीजिए क्या होगा आपका वीक फील्ड लिगेंड होगा तो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगा ही नहीं। तो स्प्लिटिंग ऑफ ऑर्बिटल की बात थोड़ी कर रहे हैं, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे हम, ठीक है ना। तो भैया क्या हो गया, हमारा गलत हो गया। तो ये हमारा सही है, असर्शन हमारा सही है और रीजन क्या है आपका फॉल्स है। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है भैया बताइए। चलो भैया आगे देखते हैं 63 की बात करें। दो क्या दिखा, मैक्स दो मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपसे पूछ रहा है, इनर ऑर्बिटल लो स्पिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स सो D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन एकदम सही है। लो स्पिन मतलब इनर ऑर्बिटल को यूज करते हैं और इसको बोलते हैं हम लोग क्या, इनर ऑर्बिटल या फिर बोलेंगे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स इसको बोलते हैं। और जब इनर वाला d सबसेल को यूज करते हैं और जब ऑक्टाहेड्रल होगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, D2sp3 आपका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। आउटर ऑर्बिटल या हाई स्पिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, ये तो एकदम सही है। आइए स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स PTNH3 एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमर एज इट हैज टू आइसोमर सिस एंड ट्रांस। देखो भैया यहाँ सिस और ट्रांस का फॉर्मेशन नहीं होगा। अगर यहाँ हम ऐसे लिखते हैं यम क्या AB3, या हम लोग लिख देते हैं यम A3B टाइप का होगा, या फिर बोले हम यम A4 टाइप का होगा, तो यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं होता है। अगर आपका होता क्या, यम A2B2 टाइप का होता या फिर यम ABCD टाइप का होता, तो यहाँ पर क्या होता है आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल हो जाता है। यहाँ पर आपके 2 आइसोमर बनेंगे और यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका 3 आइसोमर बनेगा। जेई मेंस में एक बार आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि हाउ मेनी आइसोमर आप यम ABCD टाइप में, तो कितने आइसोमर बनते हैं, 3 आइसोमर आपके बनते हैं। तो क्या होगा आपका, देखो यही हमारा क्या होगा आपका इनकरेक्ट पूछा है, तो यही हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। स्टीरियो आइसोमर इन्वॉल्व ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, एकदम सही है। स्टीरियो आइसोमरिज्म की बात करेंगे तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, ठीक है ना। तो ये तो हमारा क्या हुआ भैया, सही हो गया, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग बात करते हैं 64 का। जो क्या दिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज यूज टू इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ ट्यूमर। तो ग्रोथ ऑफ ट्यूमर की अगर हम लोग बात करते हैं ना, तो यहाँ पे जो क्या होता है, सिस्प्लेटिन जो होता है ना, वही करता है क्या, इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ ट्यूमर, मतलब ट्यूमर की ग्रोथ को क्या करता है, कम करने का काम करता है। जब इसको हम लोग यूज करते हैं किसको, सिस्प्लेटिन को। और सिस्प्लेटिन का फार्मूला क्या होता है, सिस यहाँ लिख देंगे PTNEH3 आपका क्या होगा होल ट्वाइस Cl2, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्प्लेटिन बोलते हैं, ठीक है ना। इसको बोलते हैं R3 ट्राई फेनिल फास्फिन RFPL बोलते हैं। ये क्या होता है आपका विल्किंसन कैटलिस्ट होता है। क्या होता है, विल्किंसन कैटलिस्ट होता है, याद रखिएगा आप लोग। EDTA कम्प्लेक्स फॉर कैल्शियम की बात करेंगे तो होता तो है, लेकिन क्या ट्यूमर की ग्रोथ में हम लोग यूज नहीं करते हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा।
चलिए अब हम लोग बात करते हैं 65 क्वेश्चन की। देखो स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकेंड की बात करेंगे। FeCO5 हैज स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर। नहीं, अगर हम लोग यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर बनाएं FeCO5 की बात करें तो CO यहाँ जोड़ दीजिए, एक CO यहाँ जोड़ दीजिए, तीसरा CO आप यहाँ जोड़ दीजिए, चौथा CO आप यहाँ जोड़ दीजिए और पांचवा CO आप यहाँ जोड़ दीजिए। तो देखो 5 बॉन्ड पेयर हैं, इसका मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3d हो जाएगा। और जब sp3d होगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। क्या बोलेंगे, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल बोल देंगे। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन, ये दिखा क्या बोलेंगे, इन 3। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन क्या पूछा गया है, इन FeCO। तो देखो CO तो 0 होता है, तो Fe का क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो जाएगा। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 कैसे होंगे, तो ये आपका क्या होगा, आपका 65 में पूछा जाएगा आपसे। तो बताओ भैया यहाँ पे क्या बोलेंगे, यहाँ पे स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकेंड हमारे दोनों क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो ये भी गलत होगा और ये भी गलत होगा। तो देख सकते हो आप स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकेंड बोथ आर क्या होंगे आपके इनकरेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, आइए बात करते हैं हम लोग हैं 66 का। देखो क्या दिया हुआ है, एसर्शन और रीजन की बात करें तो देखो क्या दिया, TiH2O6 प्लस 3 इज कलर्ड वाइल SCH2O6 इज कलरलेस। तो देखो टाइटेनियम की बात करेंगे तो टाइटेनियम पे यहाँ पे प्लस का 3 चार्ज आ गया। टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, स्कैंडियम टाइटेनियम 22 होता है, और इसका हम लोग लिखेंगे तो आर्गन का 18 और क्या होगा आपका 3D1। और डी सबसेल में अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा आपका, कलर्ड होगा। क्या होगा भैया, कलर्ड, COLOURED, कलर्ड हो जाएगा। और स्कैंडियम पे अगर प्लस का 3 चार्ज है तो देखो स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 होता है, आर्गन 18 और 3 क्या बोलेंगे 4s2 3D1। तो यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो क्या होगा आपका कलरलेस हो जाएगा। ये तो भैया एकदम सही है। DD ट्रांजिशन इज नॉट पॉसिबल इन स्कैंडियम SC, क्योंकि देखो इसके पास DD ट्रांजिशन होगा ही नहीं क्योंकि प्लस का 3 चार्ज आ गया। तो D ऑर्बिटल में अगर एक भी इलेक्ट्रॉन गए ही नहीं होंगे तो आप क्या बोलेंगे, यहाँ पे क्या होगा आपका DD ट्रांजिशन पॉसिबल होगा ही नहीं। एकदम सही है, इसीलिए क्या होगा ये कलरलेस हुआ। तो क्या बोलेंगे, बोथ एसर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ क्या होगा आपका एसर्शन, थर्ड इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है भैया, तो 66 का आंसर क्या होगा हमारा, थर्ड हो जाएगा। आइए बात करते हैं 67 का। देखिए 67 में क्या दिया हुआ है, फ्यू आइसोमर आर गिवन बिलो, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग देयर आइसोमेरिज्म की बात करेंगे। तो देखो क्या दिया है, CrH2O6 प्लस 3, यहाँ से एक H2O को बाहर कर दिया है तो यहाँ पे एक Cl को अंदर कर दिया है। यहाँ क्या किया है आपका 2 H2O को बाहर कर दिया है और 2 Cl को अंदर कर दिया है। तो ये जो आइसोमेरिज्म होते हैं ना, क्या होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रेटेड और सॉल्वेटेड क्या बोलेंगे हम लोग, आइसोमेरिज्म कहेंगे। हाइड्रेटेड और सॉल्वेटेड आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा आपका फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड तीनों क्या होंगे आपके हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म हो जाएंगे। ठीक है भैया, ये कोऑर्डिनेशन होगा नहीं क्योंकि वाटर का एक्सचेंज हो रहा है तो क्या बोलेंगे हाइड्रेटेड और सॉल्वेटेड आइसोमेरिज्म। 68 की बात करें हम लोग, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी फॉर हाई स्पिन। अब हाई स्पिन की बात करेंगे तो यहाँ पेयरिंग होगी नहीं, D4 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात कर रहा है। तो इसका मतलब क्या, अगर D4 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करेगा तो यहाँ अगर हम लोग निकालेंगे तो क्या निकालें, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा आपका माइनस का क्या लिखेंगे 2/5 माइनस का 2/5 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल प्लस 3/5 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल प्लस क्या होगा आपका पेयरिंग एनर्जी होती है। अब यहाँ देखेंगे D4 की बात करें तो यहाँ हमने देखा क्या, अगर ऑक्टाहेड्रल है और क्या बोलेंगे हम लोग, क्या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है तो इसका मतलब क्या होगा 1 2 3 और 4। तो यहाँ क्या होगा T2G और यहाँ पे क्या होगा आपका AG।
मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन T2G में 3 है और EG में क्या है 1 है। तो देखो भैया इसकी अगर हम लोग बात करें तो -2/5 इंटू 3 प्लस 3/5 इंटू 1 प्लस पेयरिंग एनर्जी कोई नहीं है 0 हो जाएगा। यहाँ देखिए तो 3 दूना 6 तो क्या आएगा माइनस का 1.2 प्लस यहाँ कितना आएगा 0.6। तो देख सकते हैं माइनस का 0.6 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा। तो माइनस का 0.6 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल। तो देख लीजिए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 4th इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। देख लीजिए तो 68 का आंसर हमारा क्या होगा बताओ भैया। 68 का जो हमारा आंसर आएगा वो क्या होगा आपका 4th इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद बात करें हम लोग यहाँ पे देखो क्या दिया है 69 का। तो 69 की बात करें तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर पूछ रहा है इस कम्प्लेक्स कंपाउंड के लिए। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होता क्या है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, क्या बोलेंगे एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक ना, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो एटॉमिक नंबर कितना होता है क्रोमियम का 24 होता है। और जब इसका हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो 0 होगा। तो इस पे 1 पे 1 -1 4 3 पे -3 है तो यहाँ हो जाएगा प्लस का 3। तो यहाँ क्या होगा -3। अब यहाँ पे क्या होगा +2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर देखो कितने हैं 6 लिगेंड है तो 6 हो जाएंगे। तो यहाँ कितना होगा आपका 24 - 3 21 प्लस 12 तो कितना आएगा आपका देखो यहाँ पे क्या होगा आपका 33 हो जाएगा। कितना है भैया 33 आ जाएगा। और अगर 33 की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा 4th इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। लेकिन अगर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर की बात करेंगे तो जो हमारे नोबल गैस होते हैं ना, अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जैसे हम बोले आपसे कि क्या 18 हो 36 हो 54 हो और 86 हो तो यही इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को फॉलो करते हैं। अगर नहीं होगा तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को फॉलो नहीं करेंगे। तो ये रहे हमारे क्वेश्चन 46 से लेकर के 69 क्वेश्चन जिसको हमने डिस्कस किए। और इसके बाद आपको 70 क्वेश्चन से लेकर के क्या आपका 90 क्वेश्चन हमारे रिस्पेक्टेड रवि उत्तम सर डिस्कस करेंगे। फिर अगले टेस्ट में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। जय हिंद बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 68 तक क्वेश्चन आपके डिस्कस हो चुके हैं और मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 69 से 90 तक, ठीक है। तो देखते हैं जरा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ क्रोमियम। तो क्रोमियम का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर पूछा जा रहा है इस कॉम्प्लेक्स में। तो यहां पर सबसे पहले क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें। तो ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी क्या होगी +3 x + 0 -3 बराबर 0 x बराबर +3। तो अगर हम लोग क्रोमियम की बात करें तो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24 +3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन चले गए तो -3। तो ये कितना बचा बेटा 21, ठीक। अब बताओ यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर इसकी कितनी है 6, यानी 6 अमोनिया ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो 6 दूनी 12 इलेक्ट्रॉन और मिल गए इसको मेटल को। तो टोटल अब कितने हो गए 33, यानी जो क्रोमियम का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है वो क्या हो जाएगा 33। बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट 1 और लिस्ट 2। इधर मेटल आयन दिए हुए हैं और इधर कलर। तो बेटा स्कैंडियम +3 की बात करें तो ये D0 कॉन्फ़िगरेशन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, तो ये कैसा होगा कलरलेस। तो ए की मैचिंग सेकंड से 2 जगह है फर्स्ट एंड सेकंड। अगर हम लोग Cr3+ आयन की बात करें अगर क्रोमियम 3+ की तो इसका कलर होता है बेटा वायलेट। और Fe2+ की जो कलर की बात करें तो ये होता है ग्रीन। और Mn2+ कलर की बात करें तो ये होता है पिंक। ये आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो ये कलर दिए हुए हैं और ये इंपॉर्टेंट है तो आपको ये याद करना है। तो ए की मैचिंग सेकंड से, बी की मैचिंग 4 से, सी की मैचिंग फर्स्ट से और डी की मैचिंग थर्ड से। आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 71, एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एलिमेंट व्हिच इज मोस्ट एबंडेंट ट्रांजिशन मेटल इन अर्थ क्रस्ट। यानी कि क्वेश्चन यहां पर कहा गया है कि अर्थ क्रस्ट में पाया जाने वाला मोस्ट एबंडेंट ट्रांजिशन मेटल कौन सी है, तो वो बेटा है आयरन। और यहां पर उसका एटॉमिक नंबर पूछा है, तो आयरन का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 26। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72, द एटॉमिक नंबर वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज एंड आयरन आर रिस्पेक्टिवली 23, 24, 25 एंड 26, which one of these may be expected to have highest third ionization energy। जरा देखते हैं, वैनेडियम की अगर बात करें और सभी की थर्ड आयनाइजेशन, और थर्ड आयनाइजेशन का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद हम लोग तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने जा रहे हैं, तो उसमें किसमें ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद बताओ, ये 4s2 3d3, यह है 4s1 3d5, यह है 4s2 3d5, यह है 4s2 3d6। ये मैंने अभी ग्राउंड स्टेट पे लिखा है। अगर हम लोग बात करें +2, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये निकल गए, तो ये हो गया d3 3d3। यहां हम लोग बात करें अगर 1 इलेक्ट्रॉन यहां से, 1 इलेक्ट्रॉन यहां से, तो ये 3d4 हो गया। 2 इलेक्ट्रॉन यहां से, तो ये 3d5 हो गया, और यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन यहां से, तो ये हो गया 3d6। इनमें अगर सबसे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, तो ये हाफ फील्ड स्टेबल, इसका मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना, तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा, यानी हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसकी, मैग्नीज 2+ की। नेक्स्ट क्वेश्चन 73, Cr2O7-2 डाइक्रोमेट। बेटा डाइक्रोमेट आयन जो होता है वो ये है, 3 ऑक्सीजन और बीच में एक ये -2 है, तो एक ऑक्सीजन यहां पर -1 और एक ये निगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से, बाकी सब डबल बॉन्ड से हमने जोड़ दिया। अब देखिए यहां पर अगर हम लोग बात करें, तो ये इसका रेजोनेंस होगा, यहां इसका रेजोनेंस होगा, इनके साथ भी और इनके साथ भी। तो ये जो 3 और ये 3 6 जो टर्मिनल CRO बॉन्ड है, वो उनकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, सेम, बट इनकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, डिफरेंट होगी इनसे। ठीक है, तो ये बॉन्ड लेंथ कंप्लीटली सिंगल है और ये पार्शियल डबल हो जाएंगे, तो इनकी बॉन्ड लेंथ छोटी होगी, इनकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। तो यहां पर इन Cr2O7-2 में 6 CRO बॉन्ड्स आर इक्वलेंट, यानी इक्वल बॉन्ड लेंथ के हैं। क्लियर है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74, द ट्रांजिशन एलिमेंट X, कोई एक ट्रांजिशन एलिमेंट है X, हैज कॉन्फिगरेशन आर्गन 3d4, आर्गन 3d4, और ये है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट का, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं। अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद ये कॉन्फ़िगरेशन आया है, तो बताओ जरा उसका एटॉमिक नंबर क्या रहा होगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा। अच्छा, इसकी अगर बात करें, तो ये बताओ 4s2 3d2, और 2 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद ये आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन के निकल गए, तो बताओ ये 3d2 आना चाहिए, बट 3d4 ये नहीं होगा। ये तो s ब्लॉक का है, यहाँ d ब्लॉक का ही नहीं है। 24 अगर देखें तो 4s1 3d5। अब देखो जरा, 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद एक यहाँ, और ये हो जाएगा d4, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, 24। नेक्स्ट क्वेश्चन 75, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन, किसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। निकल बेटा 28 होता है, आयरन 26 होता है, जिंक 30 होता है, और कॉपर 29 होता है। जरा इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें हम, तो 4s2 3d8, 4s2 3d6, 4s2 3d10, 4s1 3d10, ये हो गया। अब बताओ +3 का मतलब है 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, 2 ये, तो ये एक यहां से, तो d7 हो गया। यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन ये निकल गए,
D6 हो गया। और यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन, सॉरी एक ही निकालना था, तो 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये S1 हो जाएगा। ठीक है, तो अनपेयर्ड एक ये, तो ये हो जाएगा D10। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां पर D6 में अनपेयर्ड होंगे कितने, 4, और D7 में अनपेयर्ड होंगे 3। तो मैक्सिमम अनपेयर्ड कहां है बेटा, तो आंसर है कौन सा, सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 76, KMnO4 कह रहे हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करता है कहां पर, एसिडिक मीडियम में। तो एसिडिक मीडियम में KMnO4 एक्ट एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ये मीडियम प्रोवाइड करने के लिए जो एसिड ले रहे हैं, कह रहे हैं कि टू प्रोवाइड एन एसिड मीडियम H2SO4 यूज करते हैं बट HCl नहीं। इसका क्या रीजन है बेटा, HCl में अगर हम लोग बात करें तो H प्लस Cl माइनस, ठीक है, और ये Cl माइनस अपने मिनिमम ऑक्सीडेशन, Cl अपने मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यानी कि एक किस तरह काम करता है, रिड्यूसिंग एजेंट, और ये KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये यहां पर Cl जो KMnO4 है वो Cl माइनस को Cl2 में क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज। क्लियर है, तो ये मीडियम, हमको मीडियम चाहिए, ना कि ऑक्सीडाइजिंग या सॉरी ना कि कोई रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो अगर हम लोग एसिड के साथ उसमें रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी भी है तो यहां पर एक रेडॉक्स रिएक्शन हो जाएगी उसके साथ, तो इसलिए हमें ऐसा कोई एसिड नहीं लेना कि जिसमें रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी हो। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, HCl इज ऑक्सीडाइज बाई KMnO4 टू Cl2। तो यानी KMnO4 जो Cl माइनस को Cl2 में ऑक्सीडाइज कर देगा, इस वजह से हम लोग HCl को यहां पर एसिडिक मीडियम के रूप में नहीं लेंगे। और जैसे यहां पर H2SO4 ले सकते हैं क्योंकि H2SO4 में सल्फर +6 है, यानी कि अपने आप में मैक्सिमम है, और ये मैक्सिमम है तो ये रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी इसमें नहीं है, ओनली इसमें एसिडिक प्रॉपर्टी है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स डज द सेंट्रल मेटल एटम ओबे द EAN रूल। कौन EAN रूल को फॉलो करेगा, तो देखते हैं जरा। EAN रूल का मतलब यहां पर ये सब 3D सीरीज के हैं, और 3D सीरीज के लिए EAN रूल फॉलो करना है तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना हो जाना चाहिए, 36। जरा देखते हैं यहां पर Fe, यहां पर अगर हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो +3, यहां पर +2, यहां पर +2, यहां पर सॉरी +2। अब बताओ यहां पर आयरन 26 होता है, 3 निकल गए, तो बताओ कितना बचा, 23, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6, 6 दूनी 12 इलेक्ट्रॉन इसको और मिल गए, तो बताओ 3 2 5 और 2 1 3, यानी 35, यानी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को फॉलो नहीं कर रहा। यहां पर देखो 26 में 2 इलेक्ट्रॉन +2 है, तो जो 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो बचे कितने, 24, और कोऑर्डिनेशन नंबर है 6, 6 दूनी 12 इलेक्ट्रॉन और मिल गए, तो ये हो जाएगा 36। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को कौन फॉलो करता है, आंसर हो जाएगा कौन सा, सेकंड। नेक्स्ट कह रहे हैं 78 में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट एंड क्रोमियम रिस्पेक्टिवली इन द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स आर। तो यहां पर ये कैटायनिक एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, कैटायनिक एनायनिक कॉम्प्लेक्स। यहां पर देखो जरा, ये कैटायन की जो नंबर है वो 1 है, और एनायन के नंबर कितने हैं, 3 है, यानी कि यहां पर चार्ज क्या रहा होगा, +3, और यहां चार्ज रहा होगा -1। अब देखो निकाल देते हैं, ये जो चार्ज है वो इनकी मेटल एंड लिगेंड्स का जो चार्ज का सम है। तो क्रोमियम जो सॉरी कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट हमने मान लिया +x मान लिया, और अमोनिया 0 बराबर +3, यानी x बराबर +3, तो यहां पर क्या है, ये +3। यहां देखें जरा, क्रोमियम x +0 -4 बराबर -1, x बराबर +3, तो बताओ यहां पर भी क्या है, +3, तो यानी दोनों में यहां पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे 79 में व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोनिल्स विल हैव द स्ट्रॉन्गेस्ट CO बॉन्ड। स्ट्रॉन्गेस्ट CO बॉन्ड किस में होगा, देखिए जरा क्वेश्चन यहां पर सिनर्जिक बॉन्डिंग में जब हम लोगों ने डिस्कस किया था तो मेटल है और ये कार्बन मोनोऑक्साइड, तो अगर सिनर्जिक बॉन्डिंग ज्यादा होगी, अगर ये सिनर्जिक बॉन्डिंग ज्यादा होगी तो ये बॉन्ड ज्यादा मजबूत होगा, और अगर ये एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो ये बॉन्ड ऑर्डर कम होगा, और बॉन्ड ऑर्डर कम से बॉन्ड वीकर हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि यहां पर ये बॉन्ड हमें स्ट्रांग चाहिए, अगर ये बॉन्ड स्ट्रांग चाहिए तो ये बॉन्ड वीक चाहिए,
और ये बॉन्ड वीक तब होगा जब सिनर्जिक बॉन्डिंग कम हो, यानी सिनर्जिक बॉन्डिंग कम होगी तो ये बॉन्ड स्ट्रांग होगा। सिनर्जिक बॉन्डिंग जितनी कम होगी ये बॉन्ड उतना मजबूत होगा, और सिनर्जिक बॉन्डिंग जितनी ज्यादा होगी ये बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होगा। तो बताओ सिनर्जिक बॉन्डिंग कब कम होगी? तो जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज यहां पर होगा उतना सिनर्जिक बॉन्डिंग कम होगी। तो यहां पर देखें, यहां पर तो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, यहां -1, यहां पर 0 और यहां +1। आंसर कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट। नेक्स्ट 80, डाइक्रोमेट क्रोमेट में चेंज हो रहा है। बेटा डाइक्रोमेट का जो कलर होता है वो होता है ऑरेंज, और ये कैसा होता है? क्रोमेट होता है येलो। जो डाइक्रोमेट यानी ऑरेंज है वो बेसिक मीडियम में कलर कन्वर्ट हो जाता है येलो में, और येलो एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट हो जाता है ऑरेंज में। तो ये इसका मतलब एक्स क्या है? बेस मीडियम, और वाई क्या है? एसिडिक मीडियम। आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 81, द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शोन बाय एक्टिनोइड्स। बेटा एक्टिनोइड्स की जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +7 तक हो सकती है, और वो कौन से एलिमेंट है? एनपी और पीयू। एनपी और पीयू, नेपच्यूनियम और प्लूटोनियम, ये दोनों एलिमेंट्स हैं जो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +7 तक जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन assertion एंड रीजनिंग का क्वेश्चन है, द एबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन टू स्टेबलाइज हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन मेटल एक्सीड दैट फ्लोरीन। बेटा जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जो कंपाउंड बनाते हैं या सॉल्ट बनाते हैं वो ऑक्साइड यानी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ बना सकते हैं। क्लियर? यानी कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबलाइज करते हैं कौन? हाई ईएन वाले एलिमेंट, जैसे ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, सॉरी ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। ऑक्सीजन एंड, क्योंकि ईएन किसकी होती है? फ्लोरीन, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन। तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबलाइज करते हैं फ्लोरीन और ऑक्सीजन। इनमें भी अगर हम लोग बात करें तो ज्यादा अच्छा कौन है? ऑक्सीजन, क्योंकि ये क्या बना सकता है? मल्टीपल बॉन्ड। अगर हमें मैग्नीज की बात करें तो मैग्नीज हाईएस्ट क्या होती है? +7, और +7 के लिए 7 फ्लोरीन लाना पड़ेगा, और इससे स्टेरिक हिंडेंस क्रिएट हो जाएगा। इसलिए, लेकिन जैसे ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना लेगा तो कम ही ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। तो इसका मतलब कि ऑक्सीजन में स्टेबलाइज करने की एबिलिटी ज्यादा होती है, फ्लोरीन में कम। रीजन है ऑक्सीजन हैज एबिलिटी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। ये भी सही है, तो एसर्शन भी सही, रीजन भी सही, और रीजन एसर्शन को करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है। तो बोथ एसर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। आंसर हो जाएगा कौन सा? फोर्थ। अगला क्वेश्चन स्टेटमेंट 1, द आयंस Ti2+, V2+ और क्रोमियम 2+ ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं इन एक्वस मीडियम। बिल्कुल बात सही है। ये एनसीईआरटी में लाइन भी लिखी हुई है कि टाइटेनियम 2+, वैनेडियम 2+ और Cr2+ आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट इन एक्वस मीडियम। बिल्कुल बात सही है, ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। और मैं एक बता भी दे रहा हूं, क्रोमियम, क्योंकि एक्वस मीडियम है और वाटर एज ए लिगैंड, और लिगैंड आते ही स्प्लिटिंग हो जाएगी। तो बताओ ये हो गया। अब देखो जरा क्रोमियम 2+ की अगर हम लोग बात करें तो 4s1 3d5 और 2 इलेक्ट्रॉन अगर निकाल दें तो ये, और एक इधर से, तो बताओ ये क्या हो गया? 3d4। अब बताओ 1 2 3 वाटर वीक लिगैंड है, चौथा यहां पर। अब बताओ अगर ये एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो ये हो जाएगा हाफ फील्ड स्टेबल, D3 कॉन्फ़िगरेशन हाफ फील्ड स्टेबल। तो एक इलेक्ट्रॉन ये लूज करना चाहेगा, यानी Cr2+ कन्वर्ट होना चाहेगा किसमें? Cr3+, यानी खुद ऑक्सीडाइज होना चाहता है, यानी ये गुड रिड्यूसिंग एजेंट होगा, गुड रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट 2 की अगर बात करें, ऑल कॉपर सेकेंड हैलाइड्स आर नोन एक्सेप्ट द आयोडीन। बिल्कुल बात सही है, कॉपर सेकेंड के आयोडाइड एग्जिस्ट नहीं करते, क्योंकि जो आयोडाइड है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये इसको रिड्यूस करके रखेगा। क्लियर है? तो कॉपर सेकेंड आयोडाइड ये एग्जिस्ट नहीं करते,
तो कॉपर सेकेंड आयोडाइड जो हैलाइड्स हैं आर नोन एक्सेप्ट द आयोडाइड। बिल्कुल बात सही है, बाकी सब एग्जिस्ट करेंगे बट हैलाइड में आयोडाइड एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो स्टेटमेंट दोनों क्या है, करेक्ट है। तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। आंसर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन 84, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ट्रांजिशन मेटल इज एसोसिएटेड विद देयर कैटालिटिक एक्टिविटी। तो ट्रांजिशन मेटल में कैटालिटिक एक्टिविटी पाई जाती है, इसका रीजन क्या है, तो आंसर है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं, इसलिए इनमें कैटालिटिक प्रॉपर्टी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 85, which of the following shows maximum number of oxidation state। तो कौन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, तो क्रोमियम की +6 और ये +7। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट 3D सीरीज में अगर हम लोग बात करें तो किसकी होती है, मैग्नीज की, वो भी कितनी, +7। अगला क्वेश्चन है 86, बहुत अच्छा। नेम ऑफ गैस दैट कैन रेडली डीकलराइज एसिडिफाइड केमेनोफोर। तो केमेनोफोर, एसिडिक केमेनोफोर की अगर हम लोग बात करें तो ये पर्पल कलर का होता है, और अगर ये ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर शो करता है तो खुद रिड्यूस होगा किसमें, Mn2+ में। तो अगर यहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसी रिड्यूसिंग एजेंट के साथ कांटेक्ट में आ जाए तो ये Mn2+ में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि जो पर्पल कलर है वो डीकलराइज होना शुरू करेगा। तो बताओ यहां पर जो सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा तो वो रेडली डीकलराइज करेगा। तो यहां पर ये अपने मैक्सिमम पर है तो ये रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी नहीं हो सकती। P+5 ये भी अपने मैक्सिमम पर है, डीकलराइज नहीं कर सकती। यहां पर ये +4 और ये भी +4, ये दोनों कर सकती हैं, बट यहां पर रेडली डीकलराइज की बात करें तो यहां पर सल्फर की अगर हम लोग बात करें +4 तो यहां पर सल्फर +6 में जाना चाहेगा, और नाइट्रोजन की अगर हम लोग बात करें यहां पर +4 है और मैक्सिमम कितनी होती है इसकी, +5। तो यहां पर ये +4 से +5 में जाना चाह रहा है, ये +4 से +6। तो अच्छा रिड्यूसिंग अगर हम लोग बात करें तो SO2 होगा, तो रिड्यूसिंग पावर SO2 की ज्यादा होती है NO2 से। तो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट, क्योंकि यहां पर बात ये नहीं कहा कि कौन डीकलराइज करेगा, रेडली डीकलराइज। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, SO2। यानी कि अपनी मैक्सिमम और जो कम वाली बैलेंस है ऑक्सीडेशन उसमें डिफरेंस ज्यादा होना चाहिए। तो यहां डिफरेंस क्या है, 2 का, यहां डिफरेंस क्या है, 1 का। तो ये ज्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 87, which one of the following statement is correct when SO2 is passed through acidic K2Cr2O7। तो एसिडिक K2Cr2O7 को अगर हम लोग SO2 पास कर दें तो बताओ K2Cr2O7 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और जो SO2 है वो एक रिड्यूसिंग एजेंट, तो रिडॉक्स रिएक्शन हो जाएगी, यानी कि SO2 सल्फर डाइऑक्साइड सल्फेट में ऑक्सीडाइज हो जाएगा और ये खुद रिड्यूस होगा किसमें, Cr3+। क्लियर है। तो अब बताओ क्रोमिक सल्फेट बन जाएगा, तो ये सल्फर डाइऑक्साइड सल्फेट में और डाइक्रोमेट Cr3+ में। अब बताओ Cr3+ और ये बन गया सल्फेट, तो सल्फेट, तो 2 इधर 3 इधर, यानी क्रोमिक सल्फेट, और ग्रीन कलर का क्रोमिक सल्फेट फॉर्म हो जाएगा। तो ग्रीन क्रोमिक सल्फेट इज फॉर्म। जरा ध्यान देना, Cr3+ आयन का कलर ग्रीन नहीं होता, वायलेट होता है, बट Cr3+ के जो कंपाउंड है वो कैसे होते हैं, ग्रीन होते हैं। क्लियर है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, 87 का 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर 88, KMnO4 कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम K2MnO4, यानी कि मैग्नेट से हम लोग क्या बना लेते हैं, पर मैग्नेट, मैग्नेट से पर मैग्नेट बना लेते हैं, और ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम है, और द रिएक्शन कैन गो टू कंप्लीशन, यानी रिएक्शन अगर हम लोग चाह रहे हैं कि कंप्लीशन की तरफ जाए, यानी रिएक्शन फॉरवर्ड चली जाए, तो हमें इस OH को रिमूव करना पड़ेगा। रिमूविंग OH आयन बाई एडिंग। तो बताओ OH आयन को रिमूव करने के लिए इसमें क्या डालें, तो बेटा OH- होगा बेस, इसमें क्या डालना पड़ेगा, एसिडिक नेचर की चीज डालना पड़ेगा। तो एसिडिक जो नेचर होगा वो OH- को हटाता जाएगा और रिएक्शन फॉरवर्ड चली जाएगी,
तो बताओ यहाँ पर एसिडिक नेचर, ये OH ये बेस है और ये सब एसिडिक इन नेचर है। बट ध्यान रखना यहां पर उसमें कौन सी प्रॉपर्टी नहीं पाई जानी चाहिए, यानी वो एसिड हो बट रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी नहीं पाई जानी चाहिए। तो SO2 और HCl रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी भी है, इसलिए एसिड बेस यानी कि वो दूसरी रिएक्शन में होने लगेगी। तो यहां पर सबसे अच्छा कौन सा हो जाएगा, CO2, क्योंकि यहां पर +4 यानी मैक्सिमम पर है, इसमें केवल एसिडिक प्रॉपर्टी है, इसमें रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी नहीं है। आंसर बेस्ट कौन सा हो जाएगा, सेकेंड। 89 व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो देखते हैं, ऑन पासिंग H2S, अगर हम लोग H2S पास कर दें डाइक्रोमेट, एसिडिफाइड डाइक्रोमेट में, तो सल्फाइड सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा और डाइक्रोमेट Cr3+ में, तो फिर से क्रोमिक सल्फेट यानी मिल्की कलर इज ऑब्जर्व्ड। बिल्कुल बात सही है। सोडियम डाइक्रोमेट इज प्रेफर्ड ओवर K2Cr2O7 इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, नहीं ये बात गलत है। K2Cr2O7 को ज्यादा प्रेफर करते हैं Na2Cr2O7, तो यही इनकरेक्ट हो गया। आंसर कौन सा हो गया, सेकेंड। 90 एसिडिफाइड K2Cr2O7 टर्न्स ग्रीन और सोडियम सल्फाइड इज एडेड, तो बताओ सल्फाइड चेंज हो जाएगा सल्फेट में, ऑक्सीडाइज हो गया, और जो डाइक्रोमेट है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, Cr3+ में, तो ये ग्रीन कलर का क्रोमिक सल्फेट बन जाएगा Cr2SO4 होल थ्राइस। आंसर हो जाएगा 90 का थर्ड। तो इस तरह से बेटा सभी क्वेश्चन डिस्कस हो गए, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। तो बाकी अपने आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू बच्चों।